नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिस्टेंस स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के प्रोडक्शन ब्रांच का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्जाम इस बार होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस पर आधारित होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम लोग टूल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन बनेंगे। इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस कवर करूंगा। इसके 3 से 4 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि और भी सब्जेक्ट्स की बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट है। अगर नहीं पता है और आपने नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर सारे सब्जेक्ट्स की बहुविकल्पी क्वेश्चंस की क्लास देख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सारा सिलेबस से के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। पिछले वीडियो में किसी एक लड़के ने कमेंट किया है कि सर जो पहले चैप्टर में आपने टूल इंजीनियरिंग में पढ़ाया है वो सिलेबस में नहीं है, जिसमें उसने बोला है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल नहीं है। तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस चैप्टर में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ये क्या है, किसी भी मशीन के आधार अंग होते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें टूल इंजीनियरिंग, तो टूल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग बेसिकली टूल के बारे में ही पढ़ते हैं और जो मेन टूल होते हैं वो सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ही होते हैं। तो अगर आपको पहले चैप्टर में उसका सिलेबस में नहीं मिल रहा है तो देख लीजिएगा सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर में नहीं मिल रहा है तो थर्ड चैप्टर में कहीं ना कहीं सिंगल पॉइंट मल्टी पॉइंट दिया ही रहेगा, वो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसमें नहीं है तो सीएनसी में होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा, उससे क्वेश्चंस भी आएंगे। और मैंने जितना कराया है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराया है, तो आपको जो मैं करा रहा हूं इसमें तो कोई डाउट करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर शायद मतलब मेरे ही धोखे से कोई एक टॉपिक छूट जाता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मैं सिलेबस एंड होने के बाद में उस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यखंड को आवश्यक आकृति देने के लिए प्रयोग करते हैं। आवश्यक आकृति मतलब जो हमें चाहिए होती है कि कोई हम रॉ मटेरियल ले जाते हैं। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, कच्चा पदार्थ। एक कच्चे पदार्थ की सिल होती है जिसका कोई आकार नहीं होता है, जो कोई यूज में नहीं आ सकती है। ठीक है, वो टेढ़ी मकोड़ी जैसी भी हो सकती है। अब अगर हमें उसे क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट में ले जाना है या फिर हमें जो आकृति चाहिए उसमें बनाना है, तो उसके लिए हम लोग उसमें कौन सा प्रोसेस करते हैं या उसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ट्रैक्टर देखा है या उसका कोई एक अंग देख लीजिए, नट ही देख लीजिए, तो क्या है ये आयरन का होता है। ये आयरन की बड़ी बड़ी सेल निकलती हैं पृथ्वी से खनन के दौरान, और उसे फिर बहुत सारे प्रोसेस से गुजारते हुए हम लोग अंतिम में एक नट और बोल्ट बनाकर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं ये हम लोग कटाई टूल के माध्यम से करते हैं। क्या इसे जब बार बार कट किया जाएगा, छोटे छोटे पार्टों में बदला जाएगा, इसे भट्टियों में डाला जाता है, बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। आप लोगों ने मेटलर्जी में पढ़ा भी है। इससे जो भी हमारे वेस्टेज मटेरियल होते हैं उनको अलग किया जाता है, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं उन्हें अलग किया जाता है। ठीक है, और जो भी हमारा प्रकृति से खनन के दौरान जो भी अयस्क प्राप्त होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उन सबको दूर किया जाता है। फिर उसके बाद धीमे धीमे इसको क्या है पीटा जाता है। पीटने के बाद में इसे फिर से सेल बनाया जाता है। सेल के बाद में फिर कटाई के लिए भेजा जाता है। तो मेन इसका जो भी प्रोसेस है वो कटाई टूल ही करता है। कटाई टूल के माध्यम से ही इसे हम लोग विभिन्न आकृतियां देते हैं। तो आप लोग ये इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कटाई टूल के प्रकार होते हैं। देख लीजिए यहाँ भी ये क्वेश्चन आपके पीछा नहीं छोड़ रहा है। कटाई टूल के प्रकार यहाँ भी आपसे पूछ दिया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसमें एक सिंगल पॉइंट मल्टी पॉइंट नहीं दिया गया है। देखिए इसमें भी पूछ दिया, इसमें भी पढ़ना पड़ेगा आपको, तो आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए सिर्फ। तो कटाई टूल क्या होते हैं, तो जो हमारे कटाई टूल होते हैं वो एकल बिंदु और बहुबिंदु कर्तन औजार होते हैं। कौन कौन से? बहुबिंदु कर्तन औजार होते हैं। तो आपको पता भी है कि कटिंग के गति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कटिंग टूल के आधार के पर मतलब जो भी आकार है के आधार पर टूल को विभक्त किया गया है। टूल को कितने भागों में विभक्त किया गया है।
तो जो टूल हमारे होते हैं वो बहुत सारे आधार उनके लिए जाते हैं, बहुत सारे, जैसे कि एक आधार आपने देखा कि जो हमारा कटिंग टूल होता है काटने की स्पीड के अनुसार कुछ को विभाजित किया जाता है, हाई स्पीड, लो स्पीड, ठीक है। कुछ को क्या है कटिंग के कट के आधार पर किया जाता है कि सिंगल पॉइंट, उसके जो पॉइंट होते हैं कितने पॉइंट से वो कट कर रहा है किसी धातु को, और क्या होता है पदार्थ के अनुसार कट किया जाता है। ये सारे आधार लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ठोस टूल, दूसरा है टिप्ड टूल, तीसरा है नुकीला उपकरण और ग्रेन आकार। ये क्या है उसके आकार के अनुसार, ये आकार लिखा हुआ है, कटिंग टूल के आकार के अनुसार जो है वो टूल हमारे ये चारों भागों में विभक्त किए गए। और भी टाइप इसके होते हैं, यहाँ पर आप लोग एक ई नंबर ऑप्शन लिख लीजिएगा, आल, इसका ये आल हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन इसके सही है, ठीक है। तो आप लोग इसे कंफ्यूज ना होइएगा कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसके चारों ऑप्शन ये सही है, ई करके आल लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कटिंग टूल के काटने के आधार पर टूल को विभक्त किया गया है। अब वही चीज देखिए मैंने आपको बताई कि काटने के आधार पर कटिंग टूल के टिप्ड के अनुसार, उसके मटेरियल के अनुसार, स्पीड के अनुसार बहुत सारे भागों में उसे विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो कटिंग टूल के काटने के आधार पर टूल को विभक्त किया गया कि किस तरीके से वो कट करता है, तो दो तरीके से किया गया है, एक है आर्थोगोनल कटिंग और दूसरा है तिरछी कटिंग। जो आर्थोगोनल टाइप होते हैं उनकी अगर कटिंग कर रहा है तो टूल को हम लोग आर्थोगोनल कट कहेंगे या कटर कहेंगे, या अगर तिरछा कुछ काट रहा है जैसे ये पार्ट है इस तरीके से काट रहा है तो उसे तिरछी कटिंग या फिर तिरछा कटिंग टूल कहेंगे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकल बिंदु कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। देखिए यहाँ भी आपको आंसर ये क्वेश्चन देखने को मिल गया, ये सिंगल पॉइंट। अब आप लोग को जब सिंगल पॉइंट मल्टी पॉइंट पता नहीं होगा, मान लीजिए मैंने नहीं पढ़ाया क्या होता है, तो आप किसी अगर ग्राइंडिंग टूल, ब्रोच टूल और मिलिंग और या टर्निंग टूल पूछ देगा कि कौन से पॉइंट के कटिंग टूल हैं ये, तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आपके जो क्वेश्चन बने उनमें भी कंफ्यूजन ना हो। यही नहीं है कि अगर कोई एक पेड़ है तो उसकी जड़ को बताया ना जाए, सीधे पत्तियों को बता दिया जाए, तो क्या है आप लोग समझेंगे नहीं पत्तियां क्या होती हैं। जब आपको जड़ से बताया जाएगा तभी तो आप पत्तियों तक पहुंचेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जितना करा रहा हूं आपके आपको आपके समझ के अनुसार और आपके पेपर के अनुसार ही करवा रहा हूं, तो आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिए। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, एकल बिंदु। ये टर्निंग टूल क्या होता है आपका, जो टर्न करता है, एकल बिंदु कटिंग टूल है। यहां पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पूछा है। जो आपका टर्निंग टूल होता है वो एक बिंदु से किसी भी चीज को कट करता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और ये आपकी जॉब होती है, जॉब अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक है। और ये टूल इस तरीके से पहुंचता है और इसे एक जगह पर ये इधर उधर गति करता है। अगर इस साइड ले जाना होता है राइट हैंड में तो इधर इसको गति कराते हैं, और इस साइड ले जाना होता है तो इसे, तो ये एक पॉइंट से कट करता है। और आपका क्या है ग्राइंडिंग टूल क्या है, वो एक चक्की की तरह होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। और मिलिंग टूल क्या होता है, जो भी मिलिंग प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे वो होते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ये भी होता है। आपने मिलिंग प्रक्रिया पढ़ी होगी, अप मिलिंग, डाउन मिलिंग। और ब्रोचिंग क्या है, ब्रोचिंग में भी आप लोगों ने इस तरीके से ब्रोच टूल देखा होगा, इसकी अनियमित आकृति होती है, इस तरीके से इसमें टीथ कटे रहते हैं, इसमें भी बहुत सारे टीथ होते हैं, ये भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। तो आपका इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कटाई उपकरण के गुण होने चाहिए। तो कटाई उपकरण के गुण कौन कौन से होने चाहिए, कि जो हमारा कट करने वाला उपकरण है वो हमेशा जॉब से कठोर होना चाहिए। अब जब हम लोग जॉब को कट करते हैं तो उसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती है, अगर क्या है उसका गलनांक बहुत ज़्यादा निम्न होगा तो वो टूल ही गल जाएगा और जॉब नहीं कटेगी। तो उसका जो गलनांक होना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। अब कोई कटिंग टूल क्या है मशीन से सट कर चलता है तो उसमें घर्षण भी होगा। कोई भी चीज़ देखिए आप लोगों को पता है कि रगड़ कर अगर चल रही तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता ही है, घर्षण होता ही है। अगर इसका घर्षण निम्न होगा, इसका घर्षण गुणांक निम्न होगा तो क्या है ये लंबे समय तक चलेगा। कि घर्षण गुणांक अगर कम है इसका तो ये लंबे समय तक क्यों चलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा घिसेगा नहीं। अगर घर्षण गुणांक अधिक है, ज़्यादा तेजी से घिसता है तो वो जल्दी खराब हो जाएगा।
इसकी जो कठोरता है वो भी होनी चाहिए, कठोर होना चाहिए, क्योंकि अगर मुलायम होगा जॉब से तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सभी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कटाई उपकरण के भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सारे गुण होते हैं। तो भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे उनकी चालकता को मापा जाए, उनके पिघलने वाला बिंदु पॉइंट जो भी हो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो जिसको बोलते हैं हम लोग, और जो भी उसका घनत्व हो, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यही सारे क्या होते हैं, आप लोग जानते भी हैं, ये भौतिक राशियां ही हैं। तो ये सारे ये भौतिक गुण हो जाएंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान का एक पैमाना है जिसे मापा जाता है। क्या पूछा, पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान का एक पैमाना है। जो भी घनत्व होता है उसकी जो प्रति इकाई मात्रा के लिए है वो द्रव्यमान का एक पैमाना है, ठीक है, समझ गए होंगे। जिसे मापा जाता है, जिसे हम लोग बीटा अपान mm क्यूब में मापते हैं, इसकी यही यूनिट होती है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए सीधे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु को कहते हैं जिस पर पदार्थ ठोस से तरल अवस्था में जाता है। पदार्थ ठोस से तरल अवस्था का मतलब समझ ही रहे हैं कि जैसे कोई आयरन का मेटल, आयरन का टूल है एक इतना बड़ा, या फिर कोई भी पार्ट है, उसे हम लोग अगर ऊष्मा देकर गला देते हैं तो वो क्या है, द्रव, जिस पर पदार्थ ठोस से तरल अवस्था, द्रव या फिर बोल सकते हैं तरल अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो उसका जो पॉइंट कहलाता है वो गलनांक कहलाता है। कि गलने के बाद में ही तो वो उस अवस्था को प्राप्त करता है, तरल अवस्था को प्राप्त करता है। कोई भी चीज़ हो, आप लोगों ने नॉर्मली भी देखा होगा, जो आप लोगों के घरों के पास में हसिया हो गया, जो भी हेक्सा वगैरह होता है, उनको अगर बनाने आते हैं या फिर धार लगाते हैं तो उसे क्या है, इस उससे फोर्ज द्वारा या फिर आग के द्वारा उसे गर्म करते हैं और फिर उसकी पिटाई करते हैं। तो यही क्रिया यहाँ भी होती है। अगर इसे गला दिया जाए, मूर्ति बनाने वाले को देखा होगा, जब मूर्ति बनाने वाला आपके घर के पास में आता है तो क्या करता है, जो भी आप मेटल देते हैं, जिस मेटल की आयरन पीतल हो गई, तो उसको पहले गलाता है और फिर दूसरे शेप में उसे मोल्ड के द्वारा बना देता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रकार के मुख्यतः बल किसी पदार्थ पर उपजते हैं। कोई पदार्थ है, मान लीजिए एक कटिंग टूल ही है, अगर उस पर बल उपज रहा है या बल लग रहा है, प्रतिबल सॉरी बोल सकते हैं, प्रतिबल भी बोल सकते हैं और बल भी बोल सकते हैं। क्यों, प्रतिबल के अपोजिट ही, बल के अपोजिट ही प्रतिबल होता है। तो जितने बल होंगे उतने ही प्रतिबल होंगे, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार अगर आप बल लगाएंगे तो आपके विपरीत भी बल लगेगा। तो यहाँ पर उसका नाम वही प्रतिबल दे दिया जाता है। तो जो हमारे बल होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वो आगे आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए वो बता भी दिया गया है। क्या बोल रहा है, सामान्यतः कौन कौन से प्रतिबल पदार्थ पर उपजते हैं। अगर प्रतिबल इसने पूछा है तो वही उसका अपोजिट बल होता है। तो हमारा जो कोई पदार्थ है उस पर तन्य मतलब खिंचाव, दूसरा है संपीडन मतलब दबाव, कर्तन मतलब किसी पदार्थ को जब काट देते हैं या फिर किसी मटेरियल को कट करते हैं तो वहां पर कर्तन प्रतिबल होता है। तन्यता का मतलब क्या है, कोई एक ये रॉड ले लीजिए, इस पॉइंट से इसे पकड़कर दोनों तरफ खींचिए तो इसमें तन्य बल लगेगा, तन्यता आप लगा रहे हैं, घसीट रहे हैं जब, और इसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो तन्य प्रतिबल ही होगा, ठीक है। संपीड़न का मतलब क्या है कि कोई ये देखिए एक मेटल है, ये मेटल की सिल है, इसे आप लोग इस तरफ से बल लगाकर दबाइए और इस तरफ से बल लगाकर दबाइए तो क्या है, ये संपीड़ित होगी, ये अपने आकार में जो भी लंबाई है इसकी कम होगी। तन्यता में क्या होता है, लंबाई कम होती है और जो चौड़ाई होती है वो मतलब सॉरी जो लंबाई होती है वो बढ़ती है और जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। और अगर संपीड़ित बल लगाते हैं तो आपकी जो लंबाई होती है वो कम होती है और जो चौड़ाई होती है ये वाली ये बढ़ जाती है। अब समझ लेते हैं कर्तन क्या होता है। कर्तन जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैंची से किसी पदार्थ को कट करते हैं। कर्तन का मतलब होता है दो समान और विपरीत बल लगाकर किसी वस्तु को कट करने की प्रक्रिया को हम लोग कर्तन कहते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट परीक्षण का सूत्र होता है।
तो आपका जो ब्रिनेट हार्डनेस परीक्षण होता है, जिसमें आप लोगों को हार्डनेस किसी भी चीज़ की देखी जाती है या चेक की जाती है। आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में जहाँ तक पढ़ाई होगा मॉस के अंतर्गत पढ़ा होगा कि जो हार्डनेस टेस्टर मशीन होती है वो आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो लैब में कभी जाकर देख भी लीजिए, आप लोगों के कॉलेज में वो मिल जाएगी। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 3f अपान पाई कैपिटल डी स्मॉल बी इन ब्रैकेट डी बी माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग सीधे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी मुश्किल है बनना और फार्मूला आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीकर्स क्या पूछ रहा है, अब देखते हैं। बीकर्स कठोरता परीक्षण होता है। ये जो भी कठोरता परीक्षण के होते हैं, जैसे ब्रिनेट हार्डनेस टेस्ट होता है, ऐसे ही बीकर्स कठोरता परीक्षण भी होता है। ये भी बीकर्स नाम है वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है HV बराबर 1.854 F अपान डी स्क्वायर। या F यहाँ पर बल दिया गया है और D यहाँ पर डायमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। आपको सीधे ये सूत्र याद करना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल मुख्यतः होते हैं। देखिए यहाँ भी वो क्वेश्चन आ गया, आप जिस बच्चे ने कमेंट किया था वो देख ले इस क्वेश्चन को कि ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है किसी भी हालत में। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल मुख्यतः होते हैं। तो आपके जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, मल्टी पॉइंट का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, मैंने पढ़ाया भी है कि ऐसा कटिंग टूल जो किसी भी जॉब को 2 या 2 से अधिक पॉइंट से कट करता हुआ आगे चलता है, तो उसे हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। तो आपका जो रीमर होता है, रीमर आप लोग जानते हैं कि जो होल हमारा ड्रिल के दौरान दिया जाता है, उसका अगर हमें क्या है अंदर की सफाई करनी है या फिर जो रोचता है उसे दूर करना है, तो हम लोग रीमर का यूज करते हैं। और मैंने रीमर आपको पढ़ाया भी है थ्योरी क्लास में कि रीमर क्या है, एक ड्रिल बिट की तरह ये होता है और उसमें बहुत सारे कटिंग पॉइंट्स होते हैं जो कि जॉब को कट करते हैं। तो रीमर क्या है, मल्टी पॉइंट है। सर्कुलर रेती का फाइल्स आप लोगों ने देखी होगी, जो मैनुअली वर्क करने के लिए यूज की जाती है। गांव में भी देखा होगा, जो चारे वाली मशीन होती है उसका जो काटने वाला पोर्शन होता है, उसमें अगर धार लगानी होती है तो भी हम लोग रेती का यूज करते हैं। नॉर्मली अगर आप लोगों ने वो देखा होगा सान रखने वाली मशीन को या सान रखने वाली दुकान पर आप लोग गए होंगे, तो वो जो एक सर्कुलर पहिया टाइप का होता है वो भी एक रेती का ही भाग होता है। रेती क्या होती है, ये छोटे छोटे भागों में विभाजित होती हैं। ये फ्लैट भी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, राउंड में होती हैं। ये आप लोगों ने कॉलेज में भी अपने देखी होंगी वर्कशॉप में, और आप लोगों ने ये नॉर्मल घरों में भी देखी होंगी। जो गांव से बिलोंग करते हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो इसमें भी क्या है, जो कटिंग करने की एजेस होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो ये भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। अब देख लेते हैं ये ब्रोच टूल क्या होता है। ब्रोचिंग क्रिया में यूज होने वाला टूल ब्रोच टूल कहलाता है। मैंने आपको पढ़ाया है ब्रोचिंग क्रिया क्या होती है। ब्रोचिंग क्रिया 2 तरीके की होती है, अब्रोचिंग एंड पुल एंड पुश। पुल एंड पुश मतलब धक्का देकर या फिर घसीट कर। इसमें क्या होता है, छोटा सा होल दिया रहता है, अगर उसे में सर्कुलर या फिर जिस भाग में हमें उसको जो उसका शेप चाहिए होता है, तो हम लोग ब्रोच टूल को लगाकर या फिर उसमें दाब डाल देते हैं या फिर उसे घसीट लेते हैं, तो वो क्या है उसी शेप की हमें जॉब प्राप्त हो जाती है। ये मुख्यतः ग्रूव बनाने में या फिर धातु के बीच में छिद्र करने के लिए या फिर स्पिंडल में कीवे बनाने के लिए जो हब होता है उसमें कीवे बनाने के लिए ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो इसमें भी क्या है, बहुत सारे कटिंग पॉइंट्स होते हैं। ये इसकी आकृति अनियमित होती है, छोटे से बड़ी या फिर बड़े से छोटी होते हुए चली जाती है, आपने देखी भी है। तो ये भी क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सभी। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पेपर के पहले तक इसी तरीके से तैयारी पूरी करवाता रहूंगा। यही क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरा मिल या फिर इंड मिल। मिल क्या है, मिलिंग प्रक्रिया आपने पढ़ी भी है कि अगर हम लोग किसी भी जॉब के ऊपरी सतह को कट करते हैं और छिलके के रूप में उसे विभक्त करते हैं, उसे स्मूथ बनाते हैं, तो वो मिलिंग प्रक्रिया कहलाती है। अब क्या है, मुख्यतः किस धातु के आते हैं जो भी इंड मिल होते हैं। इंड मिल का मतलब क्या हो गया, जो इंड मिल क्या है, टूल की पॉइंट के अनुसार हम लोगों ने इंड मिल को विभक्त किया है। इंड मिल जो हमारे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, नोज बुल होते हैं, रेडियस होते हैं और फ्लैट इंड होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया भी है, नहीं बताया है तो आगे मैं आपको बता भी दूंगा, आएगा भी। तो जो ये हमारे मिल बनाए जाते हैं वो M1, M2, M3 ये सभी प्रकार के होते हैं। ठीक है,
तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ये ऑल ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेलाइट है। स्टेलाइट क्या होती है? स्टेलाइट क्या है? एक प्रकार की मिश्र धातु है। जो हमारे मुख्यतः टूल बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर मिश्र धातु के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु से हम लोग अपने मन मुताबिक कठोरता और सारे गुण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेलाइट जो है मिश्र धातु होती है। स्टेलाइट में बहुत सारे जैसे कोबाल्ट है, क्रोमियम है, वेनेडियम है और कार्बन है, ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं वेनेडियम, सॉरी हाँ वही टंगस्टन जिसको बोला जाता है डब्लू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसका आंसर जो है सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेलाइट में कोबाल्ट कितने प्रतिशत होता है? स्टेलाइट में जो कोबाल्ट होता है, क्रोमियम होता है, वेनेडियम मतलब टंगस्टन और कार्बन, इनकी मात्रा जो होती है वो पूछी है। तो इसमें मात्रा कोबाल्ट की पूछी गई है। तो जो हमारा कोबाल्ट होता है वो 57% होता है। इसमें स्टेलाइट में 57%, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा ये स्टेलाइट के बारे में क्लियर सब कुछ कर देगा। तो स्टेलाइट में होते हैं जो आपका कोबाल्ट होता है, देखिए 75% होता है। जो आपका क्रोमियम होता है वो 32 से 38% होता है। जो आपका टंगस्टन या फिर वेनेडियम होता है वो 13 से 11% होता है। आपका जो कार्बन होता है वो 2 से 3% होता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन आल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे परसेंटेज आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको सीधे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मशीन गन और M2H गन बैरल किस मिश्र धातु का होता है? तो आप लोगों ने मशीन गन भी सुना है, जो आपकी एक साथ बहुत सारी गोलियां निकालती है, उसे हम लोग मशीन गन बोलते हैं, जिसमें क्या है मैगजीन का यूज किया जाता है। और एक गन होती है M2H, ये भी बहुत खतरनाक गन होती है। इसका जो बैरल होता है, बैरल का मतलब जो इसके आगे नाल लगी रहती है जिससे गोली पास होती है, उसे हम लोग बैरल बोलते हैं। ये छोटी बैरल, बड़ी बैरल, अन्य प्रकार की बहुत सारी बंदूकें होती हैं उनमें पाई जाती हैं। अगर पिस्टल है तो उसमें बैरल जो होती है उसका जो साइज छोटा होता है। अगर मान लीजिए कोई पुरानी बंदूक जो आती थी डबल नाल की, डबल बोर की जो बंदूक होती थी, उसमें बड़ी बैरल दी रहती थी। इस समय भी जो AK-47 आ रही है उसमें भी देखिए देखते हैं आप लोग बड़ी सी बैरल दी रहती है, तो उससे हम लोग बैरल या फिर नाल बोलते हैं। तो ये मिश्र धातु की जो बनी रहती हैं वो स्टेलाइट होती है, क्योंकि क्या है ये साउंड को भी बहुत ज़्यादा सहन कर सकती है, क्योंकि ये एक मिश्र धातु है। इसमें इस तरीके से गुण बना दिए जाते हैं, साउंड को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। जो इसमें हीट निकलती है, आप लोगों को पता है जब गन पाउडर विस्फोट करता है या फिर फूटता है तो उसे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट को भी अपने अंदर ये अवशोषित कर लेता है या फिर हीट को वो सहन कर लेता है, जिससे कि यह बैरल गलती नहीं है और हमें नुकसान नहीं देती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन स्टेलाइट बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमेंटेड कार्बाइड के कण होते हैं। जो आपके सीमेंटेड कार्बाइड बनाई जाती है वो आपको पता है कि मिश्र धातु है, बहुत सारी धातुओं से मिलाकर बनाई जाती है। तो इसके जो कण बनाए जाते हैं वो बहुत महीन बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा महीन होते हैं। तो आप इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीमेंटेड कार्बाइड की रॉकवेल हार्डनेस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकवेल हार्डनेस जब इसका परीक्षण करते हैं तो उसमें जो इसकी कठोरता आती है या फिर हार्डनेस बोल सकते हैं, हार्डनेस आती है, वो जो आती है वो 93 से 90% HRD जो भी हार्डनेस होता है रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण, ये उसकी HRC ये वैल्यू होती है, मात्रक होता है। तो 93 से 90 HRC तक इसकी कठोरता या फिर हार्डनेस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमेंटेड कार्बाइड की कटिंग स्पीड, हाई स्पीड, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा कि हाई स्पीड, ये सही से आया नहीं है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। हाई स्पीड स्टील से होती है। सीमेंटेड कार्बाइड की कटिंग जो है वो हाई स्पीड के जो टूल बने होते हैं, हाई स्पीड स्टील के जो टूल बने होते हैं उनसे कितनी होती है या कितनी ज़्यादा होती है या कितना ये अधिक गुणवान है, कौन, सीमेंटेड कार्बाइड। तो ये 500 से 200% होती है। ये 500 से 200% तक ज़्यादा स्पीड में ये सीमेंटेड कार्बाइड वाला टूल कट कर सकता है, किसकी तुलना में, हाई स्पीड स्टील से। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बाइड टूल की विशेषताएं होती हैं। जो कार्बाइड टूल आपके बनाए जाते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ये आप कार्बाइड टूल आपके सब्जेक्ट के या फिर बोल सकते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बाइड टूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें परसेंटेज पूछ सकता है, इसके गुण पूछ सकता है, ये कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बना होता है वो पूछ सकता है, और इसके हार्डनेस परीक्षण पूछ सकता है। ये बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने आपको पीछे करवा भी दिए हैं और भी जो आएंगे वो आगे करवा दूंगा। तो देखिए इसका जो गुण होता है वो कम थर्मल विस्तार होता है। थर्मल विस्तार का मतलब क्या है, ये प्रसार कम होता है। इसमें जब हीट देते हैं तो कम प्रसारित होता है। दूसरा क्या है, ज़्यादा संपीडित सामर्थ्य होती है इसकी। अगर इसे संपीडित भी किया जाए तो ये भी सामर्थ्य इसकी जो है वो भी ज़्यादा होती है। उच्च थर्मल चालकता, इसमें क्या है, थर्मल चालकता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि कार्बाइड टूल का यंग मापांक स्टील से होता है। स्टील से कितना ज़्यादा होता है, कितना गुना ज़्यादा होता है। यंग मापांक जो भी होता है, यंग मापांक आपने पढ़ा भी है, यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका 3 गुना ज़्यादा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंटेड कार्बाइड धातु होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। सीमेंटेड कार्बाइड जो होते हैं वो हमारे कंपोजिट्स होते हैं। कंपोजिट्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण। कंपोजिट्स इसमें क्या है, सीमेंटेड कार्बाइड में बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे क्रोमियम है, वेनेडियम है, कार्बन है, और टंगस्टन होता है, कोबाल्ट होता है, और भी धातुएं होती हैं। इन सारी चीज़ों का ये मिश्रण होता है। इसका क्या कंपोस्ट बना दिया जाता है। आपने खेतों में डालने के लिए कंपोस्ट पदार्थ सुने भी होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं और आवश्यकता के अनुसार उसे बना दिया जाता है। या बोल सकते हैं कि आप लोगों ने जो गाय को चारा दिया होगा तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, भूसा डालते हैं, घास डालते हैं, पानी डालते हैं, और खली वगैरह है वो डालते हैं, आटा वगैरह है वो डालते हैं, चूनी चोकर डालते हैं, और उसे क्या है मिला देते हैं। तो वो भी एक प्रकार का कंपोजिट ही बन जाता है, कंपोस्ट पदार्थ बन जाता है। तो यहाँ भी बहुत सारे पदार्थों को मिला दिया जाता है, इसलिए इसे हम लोग कंपोजिट पदार्थ बोलते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गए, आप और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन नोट भी किए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो आप लोग ने नोट जरूर कर लीजिएगा। वैसे मैं एंड होने के बाद में पीडीएफ आपको दे दूंगा, लेकिन आप लोग अगर खुद से नोट करेंगे तो वो बात दूसरी होती है, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ेंगे, एक बार नोट करेंगे तो आप लोगों को इतने में ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जो लोग पीडीएफ करते रहते हैं, मैं पीडीएफ दे तो दूंगा, लेकिन उनको पीडीएफ पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे का लिखा हुआ और खुद का लिखे हुए में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, ये तो आपको पता ही है। अपने नोट्स से ही कोई भी पढ़ सकता है। तो आपको बनाना है तो सही है, नहीं बनाना है तो भी सही है, मैं तो दे दूंगा, मैं अपना काम पूरा कर दूंगा। आप लोग किस तरीके से पढ़ लें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस अगर आप लोग मेरे साथ इस तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो आप लोग पेपर में 100% क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा भी है। ये आज सेकंड चैप्टर का पहला वीडियो, इसमें मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा। मैंने आप जैसा कि आप लोगों से वादा किया है कि 10 तारीख के पहले मैं सिलेबस खत्म करा दूंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है कि वीडियो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं 10 तारीख के पहले हर हाल में ख़त्म करा दूंगा। वो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे एक दिन में 4 वीडियो देने पड़े या फिर एक दिन में 1 वीडियो देना पड़े, ठीक है। वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। जो पढ़ा दिया है वो कितना पढ़ा है वो सोचना है आप लोगों को। जो नहीं पढ़ाया वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सोचना है कि मुझे कैसे कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए और देखते रहिए सारे वीडियोस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इसको शेयर, क्योंकि आप लोगों के जो दोस्त हैं उनको भी थोड़ा सा फायदा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।